Hello class, I am Radha Pandey and once again we are going to learn a chapter of class 11 biology that is biomolecules. आज की क्लास में हम लोग एक नेक्स्ट बायोमैक्रोमोलिक्यूल को देखेंगे और वो है हमारा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पहले कुछ बातें सीख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड कहते किसको है? डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ इस बात को कि न्यूक्लिक एसिड कुछ और नहीं, सिंपली दो होता है, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब समझना, ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये हमारी बॉडी में एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे एक्ट करते हैं? ये एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। जब न्यूक्लियोटाइड वाली क्लास ली थी तो आपको बताया था कि जिस तरह से ब्रेन के बगैर बॉडी काम नहीं कर सकती है, उस तरीके से न्यूक्लिक एसिड के बगैर, डीएनए आरएनए के बगैर एक सेल को नहीं पता होता है, उसको कमांड नहीं मिल पाता है कि उसको क्या काम करना है और कैसे काम करना है। तो सेल की पूरी फंक्शनिंग को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने वाला ये न्यूक्लिक एसिड होता है। इसलिए हमारी बॉडी में जितने भी सेल, और हमारी बॉडी में नहीं, दुनिया में जितने भी सेल्स हैं, सबके पास ये जेनेटिक मटेरियल के तौर पे रहते हैं, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। जैसे अगर बात करें ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के पास से हर एक सेल के पास जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए मौजूद है। हमारे पास डीएनए होता है, आरएनए नहीं, जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए होता है। कुछ एक आधा सेल्स होंगी जो एक्सेप्शन होंगी, जैसे कि आरबीसी है, ठीक है, जिसके शुरुआत में तो रहता है न्यूक्लिक एसिड, लेकिन बाद में अपने काम के बेसिस पर वो अपने डीएनए को लूज कर देता है, अपने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को हटा देता है, अपने बहुत सारे ऑर्गेनेली को भी हटा देता है। ये सब आगे के चीज जगह पे पढ़ेंगे, सेल वेल चैप्टर में सब बात पढ़ेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द सेल्स के पास, और इवन लगभग हर सेल्स के पास, करीबन सबके पास न्यूक्लिक एसिड होता है, सबके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है। समझ रहे हो मेरी बात आप? चलो, पहली चीज। दूसरी चीज, इस एक सेल के अंदर अगर आप देखोगे तो जो डीएनए होता है, जो उसके अंदर रहता है डीएनए, उसका लंबाई 2.2 मीटर लंबा होता है। ध्यान से सुन लेना, लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। जबकि आपका सेल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, दिखता नहीं है आपको, और उस सेल के भीतर न्यूक्लियस होता है, सोचो वो और ज्यादा छोटा है। लगभग आपके बुक के अकॉर्डिंग, आपके पढ़ोगे 12th क्लास में दिया हुआ है, 6 माइक्रोमीटर के करीब में उसका डायमीटर आता है। और उस न्यूक्लियस के भीतर ये 2.2 मीटर लंबा डीएनए रह जाता है, मतलब उसको रख लिया जाता है। अब आपको हैरानी तो होती है सुनकर के कि कैसे ऐसा होता होगा, 2 मीटर लंबा डीएनए कैसे इतने छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर रह लेता होगा, लेकिन रहता है। इसके लिए उसकी कॉइलिंग की कराई जाती है, पैकिंग ऑफ डीएनए होता है, ये भी पढ़ेंगे 12th क्लास में, यहाँ आपका टॉपिक नहीं है ये। तो बेसिकली आपको कुछ बात समझ आई होगी कि जो आपका, अच्छा एक और चीज, एक और बात समझो, डीएनए जो है वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल है। क्यों है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल? क्योंकि डीएनए स्टेबल ज्यादा होता है। मैं इस बात को लिखती भी हूं, मैं यहां पे लिखती हूं इस बात को, जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में ये आपको जेनेटिक मटेरियल के तौर पे पाया जाएगा, और मेनली इन हायर ऑर्गेनिजम्स, हायर ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जो ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, जैसे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें जितने भी एनिमल्स हैं, उसमें जो मैमेलिया क्लास है वो बहुत डेवलप्ड है, तो हम लोग एक हायर ऑर्गेनिज्म की क्लास में आते हैं। ठीक है, तो हायर का मतलब यहाँ पे वही है। तो ज्यादातर के पास है, और हायर के पास तो पक्का ही डीएनए है। फिर आरएनए कहां पर है? तो ये भी जेनेटिक मटेरियल के तौर पे रहता है, लेकिन कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में रहता है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ फ्यू लोअर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, होता हमारे पास भी है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम नहीं करता, कुछ और उसका काम है, वो पढ़ेंगे आगे क्या काम है।
लेकिन जेनेटिक मटेरियल के तौर पे ये कुछ ही लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका सर्वाइवल ज्यादा, उसका एग्जिस्टेंस ज्यादा। डीएनए का सर्वाइवल क्यों ज्यादा है? क्योंकि डीएनए में, ध्यान से सुनना, डीएनए के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि डीएनए में एक तो आपको पेंटोज शुगर मिलता है, ठीक है, जो कि दोनों जगह पे होता है एक्चुअली, पेंटोज शुगर, साथ में फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है, और यहां पर N2 बेस के तौर पे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये तीन तो कॉमन होते हैं वहां पर भी, ठीक है, यहां पर भी ये तीन जो होते हैं, यहां पर भी ये पेंटोज शुगर, ठीक है, ये सब पढ़ा दिया था न्यूक्लियोटाइड वाले टॉपिक में। उसके बाद आपका H3PO4 है ना, और आपका N2 बेस, N2 बेस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये तो पाया जाएगा, लेकिन थायमीन न मिलकर के यहाँ पर यूरासिल मिलता है और यहाँ पे थायमीन मिलता है। तो ये डीएनए को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से डीएनए ज्यादा टिकता है, एग्जिस्टेंस ज्यादा है, और ज्यादा टिकता है तो अधिक लोगों में पाया जाता है, अधिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। समझ आई आपको मेरी बात? वैसे डीएनए के स्टेबिलिटी के पीछे और भी कारण है, लेकिन ठीक है, एक कारण मैंने यहाँ पर जो मुझे दिखाना था वो मैंने आपको समझा दिया है कि थायमीन की वजह से है। तो डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, और इसकी लंबाई मैंने बताई थी कि इन सिंगल सेल लेंथ ऑफ डीएनए इन अ सिंगल सेल इज 2.2 मीटर। सही है? तो आई थिंक आपको यहां तक की बात सारी क्लियर हो गई होगी। इस चैप्टर में हम लोग को डीएनए को एक्सप्लेन करके पढ़ना है, ठीक है, आरएनए को हम लोग नहीं पढ़ेंगे एक्सप्लेन करके, वो आगे के चैप्टर्स में आएगा। हम लोग डीएनए के बारे में खूब डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए जरा डीएनए के बारे में बात शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि डीएनए को हम लोग को एक्सप्लेन करके पढ़ना है, तो देखो मैं यहाँ पर डीएनए का फोटो बनाई हूँ और यही मुझे एक्सप्लेन करके समझाना है। आरएनए के बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके इस टॉपिक में, इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, ठीक है। आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, सेल के अंदर पढ़ेंगे थोड़ा सा, एंड देन फिर 12th क्लास में पढ़ेंगे। देखना है जरा, ये मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है। डीएनए जो होता है वो उसके भीतर दो स्ट्रैंड्स होती हैं, दो धागे होते हैं, ठीक है। ये दो धागे कैसे बनते हैं जरा समझना इस चीज को, देखना यहाँ पर। आपको मैंने बताया कि जो आपका डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है, सही है। न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जुड़ के पूरा का पूरा एक चेन तैयार होता है, एक पूरा का पूरा लंबा सा धागा तैयार होता है, और दो धागों को हम लोग कुछ इस तरीके से पिरो करके रख देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एक आपका इस तरीके से है एंड दूसरा वाला कुछ इस तरीके से। इसका एग्जाम्पल देती हूँ। आपने मॉल में लैडर देखा होगा, सीढ़ी देखी होगी, जो ट्विस्ट किया हुआ रहता है, कुछ इस तरीके से घुमा हुआ रहता है। समझ रहे हो मेरी बात को? कुछ इस तरीके से वो घुमा हुआ रहता है सीढ़ी, ठीक है, मॉल वॉल के अंदर मेनली आपको दिख जाता है। तो वैसा ही ये कुछ शेप होता है। समझ रहे हो मेरी बात को आप? तो अल्टीमेटली डीएनए जो होता है वो इसको हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है डबल हेलिक्स डीएनए, ठीक है, दो स्ट्रैंड, ठीक है, हेलिक्स बना रहे हैं, इस तरह से कुछ घुमा हुआ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो डबल हेलिक्स डीएनए के लिए। और यहाँ पर ये जो एक एक आपको लाइन दिख रहा है, ये एक एक आपका जो है धागा है, जो कि न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जुड़ के बना है। न्यूक्लियोटाइड से जुड़ करके ये पूरा धागा बना है, और दूसरा वाला धागा भी न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जुड़ के बना हुआ है। सही, इसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बनाया है, ध्यान से सुनना। दूसरी चीज, ये जो डीएनए होता है ये राइट हैंडेड फैशन होता है, मतलब राइट हैंड डायरेक्शन में घुमा हुआ होता है। इसका जो घूमने का डायरेक्शन है, डीएनए दो तरह के होते हैं, लेफ्ट हैंड में भी कुछ घुमे होते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में भी कुछ घुमे होते हैं, और कुछ इस तरह से घुमे हुए होंगे, कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमे हुए होंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, कुछ राइट डायरेक्शन में, कुछ लेफ्ट डायरेक्शन में। यहां जिस डीएनए की बात हो रही है वो राइट हैंडेड फैशन डीएनए, मतलब राइट डायरेक्शन में घुमा हुआ है। सही है। क्यों मैम राइट को ही बात क्यों कर रही है? ये मोस्ट कॉमन डीएनए है जो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसी को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। जो आपका डबल हेलिक्स डीएनए है, एक्चुअली इस डीएनए को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नाम है, आपको याद रखना चाहिए। वॉटसन और क्रिक जो हैं, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डीएनए के बारे स्ट्रक्चर को पूरा एक्सप्लेन किया था। 1953 में दिया था इस स्ट्रक्चर को, 1953 में इस स्ट्रक्चर को उन्होंने दिया था। और जो स्ट्रक्चर उन्होंने बताया था, एक्सप्लेन किया था, वो एक्चुअली डबल हेलिक्स डीएनए था, ठीक है, राइट हैंडेड फैशन था, ठीक है,
और बी डीएनए था। बी डीएनए भी कुछ नहीं, सिंपली ये जो स्ट्रक्चर है, जैसा इसका फॉर्मेट है, इसको बी डीएनए कहते हैं। मतलब और भी बहुत सारे तरह के डीएनए आते हैं, ए डीएनए, जेड डीएनए, लेकिन जो सबसे कॉमन टाइप का डीएनए है, जो ज्यादातर जीवों में पाया जाता है, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है एट इन नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है, तो वो डीएनए बी डीएनए कहा गया। ठीक है, बी का यहाँ पे कोई फुल फॉर्म नहीं है, तो बी डीएनए कहा गया। और बी डीएनए ही राइट हैंडेड डीएनए भी है, और इसको डबल हेलिक्स डीएनए भी आप कह रहे हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज देखना जरा, इस डीएनए के स्ट्रक्चर में देखना मैं क्या बता रही हूं, ये जो दो धागे हैं ये एक्चुअली किससे बने हुए होंगे मेनली, तो शुगर से और फॉस्फेट से बने होते हैं। अब जरा सा यहां पर देखो, इस चीज को समझो। ये देखो एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, देखना जरा, ऑक्सीजन। आपको मैंने कहा था न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर 5 कार्बन का शुगर होता है, पेंटोज, अभी जस्ट आपको बताया 5 कार्बन का शुगर होता है पेंटोज। उसके बाद आपका नाइट्रोजनस बेस होता है, और जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन आते हैं, और फिर वहां पे H3PO4 होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो देखना जरा, ये 5 कार्बन वाला, ठीक है, ये 5 कार्बन का आपका पेंटोज शुगर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको खुद से ग्रुप्स लिख लेना है, वो मैं नहीं लिख रही हूँ। तो ये आपका 5 कार्बन का शुगर हो गया, 1 2 3 4 5, है ना, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, एंड दिस कार्बन इज 5 डैश। ठीक है, अब देखो इस 5 डैश, इस 1 डैश कार्बन से आपका बेस लगा है, नाइट्रोजनस बेस लगा है एडेनिन, और इस 5 डैश कार्बन से आपको देखिए OH लगा है, और ये OH जाके ऊपर के फॉस्फोरिक एसिड से लग रहा है। पीछे भी ये चीज आपने किया है, तो देखो P डबल बॉन्ड OH, एक नीचे OH है और एक OH ऊपर लगा हुआ है। और फिर जो ये वाला OH है, वो अगले वाले जो आपका पेंटोज शुगर होगा उसके 3 डैश से लग जाएगा। देखो उसके 3 डैश से लग जाएगा, ये सही है क्या, उसके 3 डैश से लग जाएगा। मतलब नीचे वाला OH 5 डैश से, ऊपर वाला OH 3 डैश से। फिर यहाँ पर OH होगा, 5th कार्बन का OH होगा, तो उससे फिर फॉस्फोरिक एसिड लगेगा। ठीक है, तो फॉस्फोरिक एसिड का नीचे वाला OH 5 डैश से, और ऊपर वाला OH फिर ऊपर वाले पेंटोज शुगर के 3 डैश से। सही है, और ऐसे कर करके पूरा एक धागा, एक फाइबर तैयार कर लेते हैं ये लोग। ठीक है, ये OH OH आपस में रिएक्ट करके पानी बना लेंगे, और इस तरह से एक फाइबर आपका तैयार हो जाएगा, एक धागा तैयार हो जाएगा। अब देखना, ये जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ बॉन्डिंग करना पसंद करता है। ये जो एडेनिन है ये प्यूरिन है, और ये जो थाइमिन है ये पायरिडीन है। तो एडेनिन और थाइमिन आपस में बॉन्ड बनाते हैं। कभी भी एडेनिन का बॉन्डिंग गुआनिन या साइटोसिन के साथ नहीं होगा, ये थाइमिन से जुड़ना पसंद करता है। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। देखो मैंने ये जो ग्रीन कलर का लाइन बनाया है, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। और जो सामने में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट स्ट्रैंड, इसको स्ट्रैंड कह रहे हैं, धागा, फाइबर। ठीक है, ये जो नेक्स्ट स्ट्रैंड है, देखो जरा, उसके अंदर शुगर जो है, पेंटोज शुगर, वो पलटा हुआ है, उल्टे डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब जहां ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, वहां ये नीचे की तरफ बढ़ा हुआ कुछ है। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि ये आपका पेंटोज शुगर हो गया। ठीक है, ये आपका नाइट्रोजनस बेस हो गया, और यहाँ पे अगर नंबरिंग करोगे तो ये आपका 1 डैश है, ये 2 डैश है, ये 3 डैश है, ये 4 डैश है, और ये कार्बन 5 डैश है। सही है क्या, तो आप देख सकते हो कि अपने 1 डैश के साथ जो नाइट्रोजनस बेस लगा है उसको, इसको जोड़ दिया। ठीक है, और फिर से वही चीज, इसके भी देखो 3 डैश से, यहाँ पर ऊपर में 5 डैश था तो उस फॉस्फोरिक एसिड के OH के साथ लग रहा था। यहाँ पे ऊपर में 3 डैश है तो 3 डैश से जुड़ते चला जा रहा है, और देखो नीचे ऊपर में 3 डैश से, नीचे में 5 डैश वाले कार्बन के OH से लगा हुआ है। इस कार्बन के OH से फॉस्फोरिक एसिड का OH लगा हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको अपने हाथ से बना के दिखा देती हूँ, लेकिन मतलब ये मैंने पहले से बना लिया था क्योंकि सुंदर स्ट्रक्चर था, अच्छे से इसको बना लिया, फिर आपको दिखा दिया। आपके सामने यहाँ पर बना के वापस दिखाती हूँ, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से इसको नहीं खुद से प्रैक्टिस करोगे तब तक आप इसको सीख नहीं सकते हो। इसलिए पेन और पेपर उठाना, और उठा करके और इसको अपने हाथ से ड्रॉ करके देखना, जहां एरर लगे वहां पे वापस से इसको देखना कि कहाँ पे तुमसे छूट रहा है, एंड तब जाके प्रैक्टिस करोगे तो चीज अपने आप तुमको आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक सिंपल सा केमिस्ट्री है, रिएक्शंस हो रही हैं, जहाँ बॉन्ड डेवलप हो रहा है, तो वो जब तक तुम अपने हाथ से नहीं करोगे, सुन के तुमसे क्लियर नहीं होने वाला ये चीज। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहती थी। देखो ये वाला स्ट्रैंड इस वाले स्ट्रैंड से उल्टा है, दिख भी रहा होगा, पेंटोज शुगर पहले तो आपको दिख रहा है कि भाई उल्टा लगा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज देखना जरा, यहाँ पे
जो ऊपर में कार्बन खाली है जिससे लगना है इसको, जैसे मान लो यहाँ पर जो कार्बन है वो आपका 5th कार्बन है ना, तो ऊपर वाला कार्बन जो है जिसके OH के साथ, यहाँ पे इस कार्बन से OH लगा होगा और इसके ही OH के साथ फॉस्फोरिक एसिड को लगना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ऊपर का कौन सा एंड फ्री है जिससे जुड़ना चाहता है ये 5 ठीक है। अच्छा नीचे आ जाओ, नीचे इस 3 जो कार्बन है इसके OH से ये फॉस्फोरिक एसिड वाला OH जुड़ना चाहता है, तो नीचे का कौन सा एंड फ्री है 3 ठीक है। इस वाले में आ जाओ, इस वाले में नीचे में कौन सा जो तुम्हारा साइड है वो फ्री है, तो देखो 5 फ्री है, 5 वाले कार्बन के OH के साथ फॉस्फोरिक एसिड अपना OH लगाया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये वाला 5 और ऊपर में चेक करो कौन सा कार्बन फ्री है, तो ये देखो आपका, ये आपका पहला कार्बन हो गया, ये आपका दूसरा कार्बन हो गया, ये आपका तीसरा कार्बन हो गया, और यही तीसरा कार्बन आपका फिर से यहाँ पर OH लेके बैठा होगा जो फॉस्फोरिक एसिड के OH के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ऊपर में आपका 3 एंड फ्री है, जहां से आगे भी और बॉन्ड जुड़ेंगे, बॉन्ड बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते चले जाएंगे, सही है। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो इस स्ट्रैंड का जो डायरेक्शन है वो 5 to 3 है, और इस स्ट्रैंड का डायरेक्शन 3 to 5 है। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है 5 और ये देखो यहाँ पर आके 3 फिर ये 3 और यहाँ पे लिख दिया 5 बस इसको सीधा करके खोल दिया और खोल करके दोनों धागे के बीच में जो बॉन्ड है वही दिखा दिया है, सही है। इसी बॉन्ड को यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाया है मैंने, सेम टू सेम, ठीक है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसी 2 बॉन्ड को या 3 बॉन्ड को मिला के एक मैंने इस यहाँ पर बीच में आपको दिखाया लाइन बना के कि अल्टीमेटली यहाँ पे इस तरह से लाइंस बने हुए होंगे, मतलब यहाँ पर आपका नाइट्रोजनस बेस लगा होगा और उनके बीच में बॉन्डिंग हो रखा होगा, सही है क्या। अब समझो, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से जुड़ा है। अब देखो ये जो स्ट्रैंड बना हुआ है, ये जो स्ट्रैंड बना है, ये जो स्ट्रैंड है, ये वाला, यही वाला तो स्ट्रैंड है आपका, ठीक है। इस स्ट्रैंड से बाहर लगा हुआ है नाइट्रोजनस बेस और अगले वाले सामने वाले स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस से जुड़ जाता है। तो बेसिकली ये जो चीज है ये बैकबोन बना रहा है, ऐसा हम इसको कह सकते हैं कि ये मेन जो है आपका मेन चेन तैयार कर रहा है जिससे नाइट्रोजनस बेस जुड़ करके और अगले वाले जो स्ट्रैंड है उसके साथ जुड़ने में हेल्प कर रहा है, उसके साथ लगने में हेल्प कर रहा है। तो ये जो चीज है इसमें शुगर और फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फोरिक एसिड है और शुगर है केवल, तो इसलिए देखो मैंने यहाँ लिख दिया है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, इस दोनों धागे को लिख दिया शुगर फॉस्फेट बैकबोन। कोई डाउट, जिसके अंदर थोड़ा बाहर से लग करके, थोड़ा बाहर से हट करके नाइट्रोजनस बेस लगी होंगी और वो नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके सामने वाले स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस के साथ दोनों धागों को आपस में जोड़ देती है। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो ये आपका शुगर फॉस्फेट बैकबोन हो गया। चलो अब देखना जरा, एक और बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। इस एंड पर आपका, इस एंड पर देखो, ये एंड पकड़ो और इस एंड से यूं ऐसे घूम जाओ और वापिस से इसी एंड के नीचे आके खड़े हो जाना है। लेकिन देखना ध्यान से, इस एंड से इस एंड तक आने में क्या हम एक पूरा 360 डिग्री एंगल घूम चुके हैं क्या? ध्यान से देखा आपने क्या बोला मैंने? इस पॉइंट से पकड़ करके कोई चीज को यहां से पकड़ो और पकड़ के यूं ऐसे घुमा के यहां तक पहुंच जाओ, तो आप पूरा 360 डिग्री एंगल घूम चुके हो, ठीक है। आपने इस तरह से तो घुमा ही है, साथ में आप ये वाला डिस्टेंस भी आपने कवर करा है, ठीक है। तो क्योंकि आप जिस जगह से चले थे उस जगह पे वापिस आ गए, 360 डिग्री तो पूरा घूम गए आप। वैसे ही ये जो पॉइंट है ये सेम वही चीज है, ये पॉइंट को यहां पर रखना है और ये पॉइंट जो है वो घूम करके यहां आ गया है। समझ में आ रहा है? अब ये एक, ध्यान से सुनना, एक जो यहाँ पर ये स्ट्रैंड है, ये एडेनिन थाइमिन के बीच में जो यहाँ पर आपका बेस पेयर लगा हुआ है, ठीक है, ये एक इसको ऐसे मानो कि सीढ़ी के बीच में, जो लैडर के बीच में जो स्टेप्स होती हैं, अपने पैरों को रखने के लिए स्टेप्स बने हुए होते हैं, तो वो स्टेप जो है, एक स्टेप से दूसरा स्टेप जो है, देखना, एक स्टेप से जो दूसरा स्टेप है वो 36 डिग्री आगे है, ठीक है। और इस पॉइंट से अगले पॉइंट तक आने में ऐसा 10 स्टेप बना हुआ है, हर एक स्टेप अगले स्टेप से 36 डिग्री आगे है। तो लगभग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब तक आओगे तब तक कितना डिग्री मूव कर चुका होगा? हर एक स्टेप 36 डिग्री 36 डिग्री 36 डिग्री जब घूमेगा और 10 स्टेप तक घूमेगा तो 360 डिग्री कवर कर चुका होगा। तो मतलब यहां से लेकर के यहां तक में, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक में कितना रोटेशन हो गया होगा? 360 डिग्री का रोटेशन हो गया होगा।
आई थिंक आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। सही है, तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया है कि रोटेशन बिटवीन 10 बेस पेयर, और 10 बेस पेयर क्यों, क्योंकि ये बेस पेयर, फिर ये दूसरा बेस पेयर, फिर ये तीसरा बेस पेयर। बेस पेयर क्यों कह रहे हैं, दो नाइट्रोजनस बेस का जोड़ा बना हुआ है, तो एक बेस पेयर, दूसरा बेस पेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक में 10 बेस पेयर होती हैं करीबन करीबन, और ये कितना डिग्री घूम चुका होता है, 360 डिग्री घूम चुका होता है पहले से 10वें बेस पेयर तक में। ठीक है, फिर इस पॉइंट से जो अगला पॉइंट आएगा, फिर इस पॉइंट से जो अगला पॉइंट आएगा, उसमें भी फिर 10 बेस पेयर होंगी, और वो फिर 360 डिग्री घूम चुका होगा, फिर से 360 डिग्री पर वो मूव कर गया होगा। आई थिंक आपको मेरी बात क्लियर हो रही हो। मतलब हर एक, अगर मैं किसी भी दो बेस पेयर को चूज करूं, तो पहले बेस पेयर से अगला बेस पेयर कितना डिग्री आगे होगा, 36 डिग्री आगे होगा। तो मैंने यहां लिख दिया है कि रोटेशन बिटवीन टू बेस पेयर्स 36 डिग्री। सही है। इन दो बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर का है, और कितने यहां पर बेस पेयर्स हैं, ऐसे 10 बेस पेयर हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.34 नैनोमीटर इंटू 10 कर लो, 3.4 नैनोमीटर। क्लियर है क्या। इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है, इसको डायमीटर कहते हैं इसे, दोनों स्ट्रैंड के बीच में। ठीक है, जो दो स्ट्रैंड्स हैं, ये दो स्ट्रैंड जो है, एक स्ट्रैंड और ये एक स्ट्रैंड, इसके बीच में 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है, तो वही 20 एंगस्ट्रॉम लिख रखा है। और ये तो पहले ही बता दिया, 5 डैश, घूमते घुमाते 3 डैश, फिर ये 3 डैश, और इस छोर को 5 डैश। सही है क्या। तो कुल मिला जुला करके आपका डीएनए का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, डबल हेलिक्स डीएनए तैयार हो गया है, जिसको दिया था फ्रांसिस कह रही हूँ, मतलब पूरा नाम बता रही थी एक्चुअली में, लेकिन ठीक है आप अभी शॉर्ट में नाम याद करो, वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक होता है, लेकिन आप अभी छोटा नाम याद करो, धीरे धीरे याद हो जाएगा, 12th में पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में। ठीक है, चलो अब एक और चीज सुनो, ये जो डीएनए मैंने आपको यहां पर बनाकर दिखाया है, ठीक है, इस डीएनए में आपको मैंने एक चीज बताई पीछे वाली क्लास में, एक एमिनो एसिड से दूसरा एमिनो एसिड जुड़ता है और उसके बीच में जो बॉन्ड डेवलप होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, तब जाके पूरा प्रोटीन चेन तैयार होता है। एक शुगर से दूसरा शुगर जब जुड़ता है तो उसके बीच के बॉन्ड को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं, तब जाके पूरा का पूरा पॉलीसेकेराइड चेन तैयार होता है। यहां पे ध्यान से देखना, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ता है, ठीक है, तो उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। ध्यान से देखो, यहां पर ये एक देखो पेंटोस शुगर है ना, ये आपका इसका H3PO4 मतलब फॉस्फेट ग्रुप, और ये आपका हो गया नाइट्रोजनस बेस। तो ये एक कहीं ना कहीं आपके पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ये आपका जो है देखो ध्यान से, ये पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस, और ये देखो ये एक पूरा का पूरा फॉस्फेट ग्रुप इसका है, तो ये पूरा का पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है। समझ पा रहे हो, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में यहाँ पर एक जो बॉन्ड बना होगा, जो लिंकेज होगा, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो यहाँ पर लिंकेज होगा, अगर ये दोनों न्यूक्लियोटाइड है, अगर इनको मैं बोल दूं ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, तो इस लिंकेज को कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। सही है, और देखो कैसे बनता है ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, देखना जरा, ये फॉस्फेट ग्रुप है इसका, लेकिन ये अपने ऊपर वाले OH से इससे जुड़ेगा और नीचे वाले OH से नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ जाएगा। सही है, अब देखना यहां पर OH OH जुड़ा तो पानी निकल गया, तो H2O निकला तो एक ऑक्सीजन बच गया, वो देखो ऑक्सीजन यहाँ पर लिखा हुआ है, इन दोनों के मिलने से एक ऑक्सीजन निकला है, यहाँ पर देख सकते हो एक ऑक्सीजन निकला हुआ है, वो ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ऊपर में बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड को दिखा रहा है वो, और उसके बाद CH2 और ये पूरा न्यूक्लियोटाइड मतलब ये पेंटोस शुगर वाला स्ट्रक्चर बना देना है। फिर देखना यहाँ पर ये दोनों को मिला करके एक ऑक्सीजन लिख दिया, देखो ये फॉस्फोरस लिख दिया, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और फिर देखो इन दोनों OH को मिला करके फिर से H2O निकाल दिया, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है वो लिख दिया, और फिर ये जो बॉन्ड है वो अल्टीमेटली इस बॉन्ड की बात हो रही है। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया, ये वाला बॉन्ड है यहाँ पर, यहाँ पे आपका फिर से यहाँ पर एक पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर बन जाएगा। सही है, ये पेंटोस शुगर इस तरह से आप बना लोगे, समझ रहे हो क्या, इस तरह से पेंटोस शुगर बना लोगे। क्लियर है, तो बेसिकली ये जो आपका बना हुआ है, ध्यान से देखना, ये जो चीज आपका बना हुआ है यहाँ पर,
ये जो चीज बना हुआ है OPO, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, इस तरफ OH, ठीक है। इस एक ऑक्सीजन को हम लोग ईस्टर बॉन्ड कह रहे हैं, ठीक है। ये फॉस्फोरस है और ऐसा ऑक्सीजन 2 लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको डाई ईस्टर कह दिए, तो नाम पड़ गया फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड या लिंकेज। सही है। अब इसको जब तुम अपने हाथ से बनाओगे तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। सही है, अभी मैं बना के दिखाती हूँ इसका फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज यहाँ पर बन चुका है और यही न्यूक्लियोटाइड के बीच में पाया जाता है। पेपर में क्वेश्चन भी आता है, आपको ध्यान पे रखना है। समझ आई आपको सारी बात मैंने जितनी बताई यहाँ पर, ठीक है। चल अब देखना जरा, इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो धीरे धीरे वीडियो को एक बार दो बार देख करके तब समझना है और सारी बातें कॉपी पे लिखनी है, तभी क्लैरिटी होगी। चलो मैं इसी को दोबारा यहां बनाती हूँ सारे बॉन्ड को सॉल्व करके, अब फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के साथ, ठीक है। इसको मिटा रही हूं, समझाऊं, शुरू करते हैं। चल देखना जरा, देखिएगा बेटा और बताइएगा मुझे कैसे बनाना चाहिए। मुझे ये वाला आपका न्यूक्लियोटाइड है ना, मतलब आपका पेंटोज शुगर है, तो ये लो आपका ये हो गया पेंटोज शुगर, ठीक है। इस पेंटोज शुगर में यहाँ पर आपका CH2 ग्रुप है, ये वैलेंसी इसका फ्री कर दो और यहाँ पर नीचे में लगा लो OH, नहीं अब OH नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे अब ये बॉन्ड खत्म हो चुका है। OH आपस में जुड़ के पानी बना चुके हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है। ऑक्सीजन आ गया, इन दोनों को जोड़ के ऑक्सीजन आ गया। फिर ये नीचे वाला फॉस्फोरस ले लो, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, है ना। फिर यहाँ से देखो इन दोनों के बीच में फिर से ऑक्सीजन आ चुका है, ठीक है। एंड देन फिर ये वाला बॉन्ड, एंड देन देखो ये वाला कार्बन आ जाएगा, तो ये CH2, ठीक है। एंड देन फिर यहां से आपका अगला न्यूक्लियोटाइड आ गया। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। इसके नीचे फिर से वो अपना यहाँ पे फिर से वापस जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अभी बस इतने पे ही छोड़ देती हूँ, सही है। चलो अब देखना, यहां पर आपका नाइट्रोजनस बेस के तौर पे साइटोसिन लगा है, ठीक है, और यहाँ पे एडेनिन लगा है, ठीक है। साइटोसिन कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना लिया, और किसके साथ बनाता है, गुआनिन के साथ बनाता है, बना लिया। अब देखो यहां से फिर से आपको लगाना है पेंटोज शुगर, तो लो लगा लो, ठीक है। पेंटोज शुगर, यहां से देखना फिर से ये वाला वैलेंसी फ्री छोड़ देती हूँ मैं, ठीक है। ये वाला वैलेंसी फ्री छोड़ देती हूँ जो कि एक्चुअली 3 डैश एंड है, ये ना 3 डैश एंड है, और ये वाला 5 डैश एंड है, ठीक है। ये फिर से 3 डैश एंड है, और नीचे खींच रही हूँ, जरा बताना। ये आपका CH2 हो गया, ठीक है। नीचे वाले में सब ड्रॉ करते चलो, CH2 हो गया, OH, OH सॉल्व हो गया तो क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया, ठीक है। फिर ये सॉल्व होके फॉस्फोरस बन गया, फिर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O आ गया, ये आपका OH हो गया, सही है। एंड देन फिर देखो यहाँ से ये दोनों OH सॉल्व हो गई तो फिर से यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। एंड देन फिर वापिस से देखो ये दोनों सॉल्व हुई, ऑक्सीजन आ चुका है। ये जो लाइन मैंने बनाया है वो एक्चुअली ये वाला बॉन्ड है, ठीक है। तो लाओ ये वाला बॉन्ड बना लेते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये रहा, ये रहा, और ये रहा, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। एंड देखो यहाँ पर देखो ये पूरा बन चुका है, ये वाला थाइमीन है और इसके बीच में 2 डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से हम लोग जोड़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर से ये आपका CH2 ये वाला, ठीक है। ये OH OH सॉल्व हो गया तो ऑक्सीजन, और इस वैलेंसी को भी फ्री छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो ये 3 डैश है, यहाँ पे ये कार्बन जो है 5 डैश है, ठीक है। नंबरिंग भी कर सकते हो, ये 1 डैश है, ठीक है। इसको अलग कलर से कर देती हूँ मैं, ये 1 डैश हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ये 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश, ये 5 डैश कार्बन, ठीक है। फिर से ये 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, और ये 5 डैश, ठीक है। इसमें कर लो, यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस लगने वाला जगह होता है वो 1 डैश होता है, तो 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, और ये कार्बन 5 डैश, ठीक है। फिर से यहाँ पर कर लो 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश,
4 डैश और ये रहा आपका 5 डैश, 5 डैश। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका देख सकते हो 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश, ये आपका तैयार हो गया है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। इस डीएनए का मैंने छोटा सा टुकड़ा बना दिया है। ठीक है, ये कुछ छोटा सा मैंने ऐसे डीएनए का टुकड़ा बना दिया है। ये आपका एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड का जो डायरेक्शन है वो 5 डैश टू 3 डैश है, इसका 3 डैश टू 5 डैश है। ठीक है, और यहाँ पर आपका 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। सही बात है क्या? तो ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। एंड आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा बात क्लियर भी हो गया होगा। अब अपने हाथ से कर लेना तो और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। एंड दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। इतना ही पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अगले मैक्रोमोलिक्यूल को, मैक्रोमोलिक्यूल अब रह नहीं गया है, हम लोग को लास्ट टॉपिक अब कवर करना है, एंजाइम्स पढ़ना है एंड देन चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एंजाइम्स को कवर करेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।